हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 साझेदारी का समापन या विघटन, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। अकाउंट में सबसे पहला वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये हम करेंगे इस क्वेश्चन में। वसूली खाते के संबंध में मैंने जब थ्योरी बताई थी तो आपको बताया था कि इसमें संपत्ति और दायित्वों से जो राशि वसूल होती है और दायित्वों का जो भुगतान होता है उसको लेकर ये बनाया जाता है। एक तरह का नाममात्र खाता होता है। इसका जो भी लाभ या हानि होता है वो समस्त साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो वसूली खाते में सबसे पहले हम जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनको उनके पुस्तकीय मूल्य पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह से दायित्वों को भी उनके पुस्तकीय मूल्य पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद जो भी संपत्तियों से वसूली होती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है और लेनदारों को जो भुगतान होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर लेनदारों को भुगतान के बारे में कोई राशि हमको दी गई है तो हमें भुगतान उस प्रकार से करना है, और अगर भुगतान के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना हमको क्वेश्चन में नहीं दी है तो भी हमको भुगतान करना है उसका। ऐसा नहीं करेंगे कि उनको लेनदारों को भुगतान नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं कि जब वो उस टाइप का कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं तो बोलते लेनदारों को भुगतान की राशि तो दी नहीं है। अरे लेनदारों को भुगतान की राशि आपको अगर नहीं दी गई है इसका मतलब ये है कि आपको उसका पूरा पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब यही रियलाइजेशन को लेकर हमें ये क्वेश्चन करना है, देखना है हमको कि वसूली खाता इसमें किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक तथा बी एक फॉर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। अनुपात है उनका 3:1। अब ये बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में हमको लेनदार दिए हैं, ए का ऋण दिया है, पूंजी दी गई है, विविध संपत्तियां और देनदार इधर संपत्ति पक्ष में दिए गए हैं। नीचे उन्होंने कहा है कि उन्होंने उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निश्चय किया। देनदारों से 15,000 रुपये वसूल हो गए, विविध संपत्तियों से 50,000 रुपये वसूल हो गए और वसूली खाता बनाइए, ऐसा बोल दिया उसने। बट लेनदारों को कितना भुगतान किया गया ये नहीं दिया उसने। तो हम ये मानेंगे कि लेनदार कितने हैं, 40,000 के हैं इसमें, तो पूरा 40,000 उसको भुगतान किया गया, ये आपको मानकर चलना है। ए का ऋण, ए फर्म में पार्टनर है तो इसका ऋण हम वसूली खाते में नहीं लिखेंगे। ए के अलावा अगर किसी तीसरी पार्टी का लोन होता तो हम इसमें लिखेंगे वसूली खाते में, अदरवाइज इसको आपको नहीं लिखना है। तो ये चीज़ भी आपको वसूली खाते में नहीं लिखना है। इसके बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो भी आपको वसूली खाते में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, इस क्वेश्चन में तो हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन जब इन फ्यूचर वो हमसे पूछेगा किसी क्वेश्चन में तो ये कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये बैलेंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको इसमें नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है? देनदार लिखना है, विविध संपत्तियां लिखना है और लेनदार लिखना है। ये चीज़ें हमको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। तो इसके लिए हम पहले कॉलम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसके कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम जो डेटर्स हैं उनको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं टू डेटर्स, उसके पुस्तकीय मूल्य पर। अब इनका पुस्तकीय मूल्य देखिए आप, क्या दिया गया हमको क्वेश्चन में, 30,000। इसके बाद दी गई है विविध संपत्तियां टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स दी गई हैं 60,000 की। और क्रेडिटर्स जो हैं वो यहां पर आ जाएंगे, बाय क्रेडिटर्स 40,000। ये असेट्स हमने इधर लिख दी, लायबिलिटीज को उधर लिख दिया। अब जब संपत्तियों को बेचा जाएगा उनसे जो रुपया वसूल होगा
वो आपका यहाँ आएगा, और जब लेनदारों का भुगतान होगा तो वो यहाँ पर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ये। तो सबसे पहले हम जो संपत्तियों से वसूल हुआ उसको ले लेते हैं बाय कैश अकाउंट, डैश लगा देंगे। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे कि किस संपत्ति से कितना अमाउंट मिला, डेटर्स से कितना मिला, सन्ड्री असेट्स से कितना मिला। यहाँ लिखेंगे हम डेटर्स। अब कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो नीचे हमको एडजस्टमेंट में दी गई थी क्वेश्चन में, समायोजन में हमको दिया है कि देनदारों से 15,000 रुपये वसूल हुए, तो यहाँ डेटर्स के आगे इसकी वैल्यू इनर कॉलम में अंदर की तरफ लिखेंगे 15,000 रुपये। उसके बाद लिखेंगे सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स इसको बेचने से रियलाइज्ड हो रहा है 50,000, ये 50,000 लिख दिया हमने। अब इसके अलावा और कोई असेट्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की टोटल लगा देंगे और इन दोनों की टोटल लगाकर कैश के आगे लिख देंगे। कितना रियलाइज्ड हुआ, मतलब असेट्स से टोटल 65,000 रुपये, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब असेट्स रियलाइज्ड होंगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। बुक वैल्यू उनका पुस्तकीय मूल्य हमको डेबिट साइड में लिखना है, और जब वो रियलाइज्ड होंगी तो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। 65,000 रुपये हमने लिख दिए। अब इसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है हमको। कुछ कहा नहीं है लेकिन फिर भी पेमेंट करना ज़रूरी है। तो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं क्रेडिटर्स। इसके अलावा और कोई आइटम है ही नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरी जो अमाउंट है 40,000, उस 40,000 का भुगतान हम उसको क्रेडिटर्स को कर देंगे। ये 40,000 का भुगतान हो गया। ये सारा हमने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए डेबिट साइड में हमारे पास 1,30,000 रुपये हैं। कितने हैं, 1,30,000। बट इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो इधर आ रही है 1,05,000। 40,000 और 65,000 दोनों को प्लस कर देंगे हम तो 1,05,000 आ रहे। मतलब डेबिट की अमाउंट बड़ी है। जब डेबिट की अमाउंट बड़ी होगी तो क्या होगा, लॉस हो जाएगी। लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे ए एंड बी। डेबिट की टोटल लगा देंगे हम 1,30,000। 25,000 रुपये की क्या हो गई, लॉस हो गई, तो यहाँ लिख देंगे हम 25,000 और पूरी टोटल हमारी इक्वल आ जाएगी दोनों साइड की 1,30,000, 1,30,000। अब जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो फर्स्ट लाइन में हमको दिया था कि ये 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। तो ये जो लॉस है 25,000 की, ये 3:1 के अनुपात में बढ़ जाएगी। 3:1 मतलब 3/4 और 1/4। 25,000 इंटू 3/4। 4 से इसको कैंसिल करेंगे हम। 6 बार 24, 4 छंग 24, 1 बचा 10 हो गया। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, फिर 2 बचे 20 हो गए। 4 पंजे 20, 6,250। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18,750। और अगला जो पार्टनर है उसका रेशो है 1/4। 4 से हमने इसको फिर कैंसिल किया तो ये फिर 6,250 आ जाएगा। मतलब पहले पार्टनर को मिले 18,750 रुपये और दूसरे पार्टनर को मिल गए 6,250 रुपये। इस तरह से टोटल 25,000 का जो लॉस था वो हमने पार्टनर्स को उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट जो फर्म के समापन पर बनाया जाता है। जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी बुक वैल्यू लिखी जाती है और बुक वैल्यू के बाद रियलाइज्ड वैल्यू और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। थैंक यू। अब जो क्वेश्चन है उसमें भी बनाना वसूली खाता ही है लेकिन थोड़ा सा पहले से अलग है, कुछ
समायोजन अलग हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ए और बी एक फर्म में बराबर के पार्टनर हैं कि बैलेंस शीट हमको दी गई है। बैलेंस शीट में कैपिटल दी है, लेनदार दिए, ए का ऋण दिया है, इधर स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है और कैश दिया है। ठीक है, उन्होंने फर्म के विघटन का निश्चय किया। संपत्तियों से निम्न प्रकार वसूली हुई। स्टॉक से उसके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम, मतलब जो उसका पुस्तकीय मूल्य है, पुस्तकीय मूल्य क्या है 10,000, तो 10,000 से 10% कम, 10,000 का 10% मतलब 1,000 होता है, तो 10,000 में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, मतलब 9,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके बाद देनदारों से 9,200 रुपये और लेनदारों को 10% बट्टे की राशि पर भुगतान किया गया। कौन सी राशि पर बट्टा देना है आपको? जो पुस्तक में दिखाया गया है, बैलेंस शीट में दिखाया गया है 3,000 रुपये। 3,000 का 10% 300 रुपये होता है, तो 3,000 में से 300 रुपये काट के 2,700 रुपये का पेमेंट करेंगे हम उनको। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था पिछला, उसमें क्या था, लेनदारों को भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं थी क्वेश्चन में, तो हमने पूरा भुगतान कर दिया था। लेकिन इसमें हमको बताया है कि लेनदारों को 10% डिस्काउंट देना है, लेना है उनसे, तो हमें 10% उससे डिस्काउंट लेना पड़ेगा, इसमें कम करके पैसे देना है उनको। अब देखिए ये जो बैलेंस शीट दी गई है इसमें, तो इसमें से कौन सा आइटम आपको रियलाइजेशन में लिखना है और कौन सा आपको रियलाइजेशन में नहीं लिखना है। सबसे पहले लायबिलिटीज साइड पे देख लेते हैं हम। कैपिटल पार्टनर्स की रियलाइजेशन में नहीं आएगी। ए का लोन भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ए का लोन ए के लोन अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से जो असेट साइड है, असेट साइड में जो कैश का बैलेंस है वो भी इसमें नहीं आएगा। किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे हम। आ गया समझ में आपको? तो हमें क्या चीज़ें यहाँ से लेना है, स्टॉक और डेटर्स, दो चीज़ें ये लेना है, और यहाँ से लेनदार लेना है। किसमें? वसूली खाते में। ये कॉलम हमारे हैं वसूली खाते के, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें जो भी असेट्स हैं वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगी पुस्तकीय मूल्य पर, और जो लायबिलिटीज़ हैं वो पुस्तकीय मूल्य पर क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम असेट्स को लिख लेते हैं डेबिट साइड में। टू स्टॉक, इसकी वैल्यू है 10,000। टू डेटर्स 11,500। इसी तरह से हम क्रेडिटर्स को इधर पुट कर देते हैं। बाय क्रेडिटर्स 3,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब असेट्स रियलाइज्ड होंगी, उनको बेचा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आएगा जब भी संपत्तियों को बेचा जाएगा तो कैश आएगा फर्म के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय कैश। अब हम शो करेंगे कि किससे कितना इंडिविजुअली अमाउंट आ रहा है। स्टॉक को सेल करने से कितना अमाउंट आ रहा है उसके पास, ये देखेंगे। तो स्टॉक के बारे में उसने बोला है कि उसकी जो बुक वैल्यू है उसका 10% कम, 10,000 का 10% कम 1,000 रुपये होता है। 10,000 का 10% जब हम निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। ठीक है, इस 1,000 को हम 10,000 में से माइनस कर देंगे तो रियलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 9,000। तो ये स्टॉक के सामने लिख देंगे हम 9,000। और डेटर्स से कितना मिला है, देनदारों से कितना मिला है, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है, तो हम एज इट इज लिख देंगे, उसमें निकालने की ज़रूरत हमको नहीं है। यहाँ लिख देंगे डेटर्स 9,200। टोटल हो गए ये हमारे 18,200। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो डेबिट साइड में कर देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमें 10% डिस्काउंट देना है। किसका 10%? 3,000 का।
ये 3000 का 10% जब हम निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना है, आप पीछे से एक ज़ीरो कम कर दीजिए तो वो 10% हो जाता है। 3000 में से एक ज़ीरो कम कर देंगे तो 300 रुपये क्या हो गया, 10% हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है निकालने की। अब 3000 के हमारे लेनदार हैं जिसमें से 300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2700 रुपये का उनको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2700 रुपये। और समापन के जो खर्चे हैं वो हुए 1000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000। टोटल भुगतान कितने का हुआ, 3700 रुपये का हुआ। ये हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि रियलाइजेशन से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम पहले डेबिट का देख लेते हैं। डेबिट में हमारे पास 10,000 ये हैं, 11,500 ये हैं और 3700 ये हैं। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाते हैं 25,200 डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में तो 21,200 ही हो रहे हैं। डेबिट में कितने हैं, यहाँ पर हम इसकी टोटल लगा रहे हैं तो 25,200। बट क्रेडिट साइड में 3 और 18,000, 18 और 3 21,200 होते हैं। 25,200 में से 21,200 को माइनस कर देंगे, मतलब 4,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, मतलब लॉस है वो, क्योंकि क्रेडिट में कम पड़ रहे हैं। अगर डेबिट में कम पड़ रहे होते तो प्रॉफिट हो जाता। यहाँ लिख देंगे हम बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम लिख देंगे ए और बी, 4,000 और पूरी टोटल 25,200 दोनों साइड की। अब ये दोनों क्या थे, इक्वली पार्टनर हैं। इक्वली पार्टनर हैं तो 4,000 में से आधा आधा इन दोनों को मिल जाएगा, मतलब ए को भी 2,000 और बी को भी 2,000। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो हमको बनाने का कहा गया था क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपको बनाना है, जब कोई परसेंटेज दिया जाए कि इतने % से कम पेमेंट करना है, कम भुगतान करना है, तो आपको इस तरीके से उसको निकाल के और प्रॉपर उसको इस तरीके से करना है। थैंक यू।